जरा सोचिए, आप किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं और गिफ्ट में आप उसे कोई कपड़े, गैजेट या अमेज़न का वाउचर देने के बजाय सीधे एक म्यूचुअल फंड का गिफ्ट कार्ड थमा देते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये बहुत जल्द हमारी सच्चाई बनने वाला है? और मैं बता दूं कि ये सिर्फ एक फैंसी आइडिया नहीं है, ये हमारे देश के वित्तीय सिस्टम में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा है। तो चलिए इसे समझते हैं। 26 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स के इस गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। हाँ, और आज के हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें नई सरकारी नीतियों से लेकर आर्थिक बदलावों और तकनीक के मोर्चे से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों तक की बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं। एग्जैक्टली। जो लोग यूपीएससी, एसएससी या बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जो बस इस तेजी से बदलती दुनिया को डिकोड करना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या हुआ। बिल्कुल, हमें समझना होगा कि ऐसा क्यों हुआ और ये कैसे काम करता है। तो आज हम गुजरात के नीतिगत बदलावों से लेकर सीधे चांद की सतह तक का सफर तय करने वाले हैं। हाँ, और अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें तो हर खबर एक दूसरे से जुड़ी हुई नजर आती है। मतलब प्रशासन के फैसले सीधे हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं और फिर वही अर्थव्यवस्था तकनीक और समाज को दिशा देती है। सही बात है। तो फिर प्रशासन से ही शुरुआत करते हैं। मेरे पास जो नोट्स हैं उनमें सबसे पहली खबर गुजरात से है। अच्छा। गुजरात विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल 2026 पारित कर दिया है और उत्तराखंड के बाद ऐसा करने वाला ये दूसरा राज्य बन गया है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। हाँ, अब अगर मैं ऐसे यूपीएससी मेंस के नजरिए से देखूं जी, तो मेरे दिमाग में तुरंत एक सवाल आता है। बताइए क्या सवाल है? विवाह, तलाक या संपत्ति जैसे व्यक्तिगत कानून तो समवर्ती सूची यानी कॉन्क्रीट लिस्ट का हिस्सा हैं। तो कोई एक राज्य अपने स्तर पर पूरे सिस्टम को कैसे बदल सकता है? ये बहुत ही सटीक संवैधानिक सवाल है। देखिए, संविधान की 7वीं अनुसूची में जो समवर्ती सूची है, खासकर उसकी एंट्री 5, वो राज्यों और केंद्र दोनों को व्यक्तिगत कानूनों पर कानून बनाने का अधिकार देती है। अच्छा, दोनों को अधिकार है। हाँ, बिल्कुल। तो जब उत्तराखंड या गुजरात जैसे राज्य यूसीसी पास करते हैं तो वे अपनी सीमाओं के भीतर सभी नागरिकों के लिए विवाह और तलाक या उत्तराधिकार के नियमों में एकरूपता लाते हैं। समझ गया। लेकिन यहाँ ये कैसे लागू होगा, वो हिस्सा अहम है, क्योंकि ये केंद्र के मौजूदा कानूनों जैसे हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिम पर्सनल लॉ से टकरा सकता है। हाँ, टकराव तो होगा ही। तो इसीलिए इसे लागू करने के लिए अनुच्छेद 254(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य होती है। मतलब ये सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं है, बल्कि भारत के संघीय ढांचे या फेडरल स्ट्रक्चर का एक बड़ा टेस्ट केस है। समझ गया। यानी राज्य कानून तो बना सकता है लेकिन अंतिम मोहर राष्ट्रपति की ही होगी। एकदम सही। और ऐसे प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो राजधानी में वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली का 2026-27 का बजट पेश किया है। जी। 1.03 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। इतनी बड़ी रकम को बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं के बीच बांटा गया है। मुझे हमेशा ये एक रस्साकशी लगती है कि पैसे को लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाए या तुरंत राहत देने वाली वेलफेयर स्कीमों में। इसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की क्लासिक डिबेट कह सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, जब सरकार पुल, मेट्रो या स्कूल की बिल्डिंग बनाती है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। मतलब 1 रुपए लगाने पर ज्यादा फायदा। हाँ, यानी 1 रुपए का निवेश अर्थव्यवस्था में 3 रुपए का असर डालता है, क्योंकि रोजगार पैदा होता है। दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाएं हैं जो सीधे लोगों की जेब में पैसा या सुविधाएं डालती हैं, जो तुरंत जरूरी भी हैं। बिल्कुल। 1.03 लाख करोड़ के इस बजट में इसी संतुलन को साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि आप एक विश्व स्तरीय शहर सिर्फ कंक्रीट से नहीं चला सकते। आपको वहां के नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी आसान बनाना होता है। हाँ, ये संतुलन तो हर स्तर पर जरूरी है। अब देखिए, केंद्र सरकार एक सीएपीएफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 पेश करने की तैयारी कर रही है। ये भी एक अहम कदम है। इसका उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में प्रशासनिक नियंत्रण और नेतृत्व को सुव्यवस्थित या स्ट्रीमलाइन करना है। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? सीएपीएफ तो पहले से ही काम कर रहे हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो या बीएसएफ, तो अचानक इस नए बिल की जरूरत क्यों आ पड़ी? इसका कारण सिस्टम के भीतर का एक पुराना घर्षण या फ्रिक्शन है। अच्छा। सीएपीएफ में अक्सर उच्च पदों पर भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के अधिकारी डेप्यूटेशन पर आते हैं, जबकि बल के अपने कैडर अधिकारी भी होते हैं जो नीचे से प्रमोट होकर ऊपर तक पहुंचते हैं।
हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। तो कई बार कमांड नियंत्रण और पदोन्नति को लेकर इन दोनों के बीच प्रशासनिक विसंगतियां पैदा हो जाती हैं। ये नया बिल उसी कमांड स्ट्रक्चर को स्पष्ट करने के लिए है। ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बिल्कुल, एक विशाल सुरक्षा बल में अगर लीडरशिप की लाइन क्लियर नहीं होगी तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी गिर सकती है। ये बिल उसी प्रशासनिक ग्रे एरिया को खत्म करने का प्रयास है। अच्छा, तो ये आंतरिक तालमेल सुधारने की कवायद है। तालमेल और पहचान की इसी कड़ी में एक और खबर पूर्वोत्तर भारत से है। हाँ, गारो हिल्स वाली खबर। बिल्कुल। गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने अपने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अनुसूचित जनजाति यानी एसटी प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है। जी। मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि क्या ये स्थानीय परिषदें जनसांख्यिकीय बदलावों यानी डेमोग्राफिक शिफ्ट को लेकर किसी तरह के दबाव में है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। गारो हिल्स मेघालय में है और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आता है। 6th शेड्यूल, राइट। हाँ, इन स्वायत्त परिषदों का मूल उद्देश्य ही स्थानीय जनजातियों की संस्कृति और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना था। लेकिन समय के साथ माइग्रेशन और बाहरी आबादी के बसने से स्थानीय लोगों में ये डर पैदा हो गया है कि कहीं राजनीतिक सत्ता उनके हाथ से ना निकल जाए। ये डर तो लाजमी है। इसीलिए एसटी प्रमाणन को अनिवार्य करना एक रक्षात्मक कदम है। ये सुनिश्चित करने का कानूनी तरीका है कि परिषद में निर्णय लेने की शक्ति उसी मूल आबादी के पास रहे जिसके लिए ये ढांचा बनाया गया था। हम स्थानीय पहचान और स्वायत्तता की बात कर रहे हैं, लेकिन आज के समय में कोई भी स्थानीय चीज पूरी तरह से ग्लोबल झटकों से अछूती नहीं है। बिल्कुल नहीं, पूरी दुनिया आपस में जुड़ी है। पश्चिम एशिया को ही देख लीजिए, वहां जो तनाव चल रहा है उसका असर सीधा हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। स्रोतों के मुताबिक केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के आर्थिक, ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा प्रभावों का आकलन करने के लिए 7 अधिकार प्राप्त समितियों यानी एम्पावर्ड कमिटीज का गठन किया है। जी, ये एक बहुत ही प्रोएक्टिव कदम है। पर 7 समितियां? क्या एक समिति काफी नहीं थी? क्योंकि इस संकट का असर सिर्फ एक दिशा से नहीं आ रहा है। जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है तो सिर्फ कच्चे तेल के दाम नहीं बढ़ते। हाँ, और भी बहुत कुछ होता है। बिल्कुल, हमारा लाखों का डायस्पोरा वहां काम करता है जो रेमिटेंस भेजता है। लाल सागर से होने वाला हमारा समुद्री व्यापार खतरे में पड़ जाता है। और तो और उर्वरक की सप्लाई चेन भी बाधित होती है। अरे हाँ, फर्टिलाइजर्स भी तो वहीं से आते हैं। इसीलिए 7 अलग-अलग समितियां बनाई गई हैं ताकि ऊर्जा, विदेश व्यापार, सुरक्षा और नागरिक उड्डयन जैसे मोर्चों पर एक साथ काम हो सके। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ संकट आने के बाद रिएक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि प्रोएक्टिव होकर हर संभावित झटके के लिए पहले से बफर तैयार कर रहा है। और शायद इन्हीं बारी झटकों को देखते हुए गोल्डमैन सैक्स ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अपना पूर्वानुमान संशोधित कर दिया है। हाँ, ये तो बटरफ्लाई इफेक्ट है। वहाँ कुछ होता है और यहाँ हमारी जीडीपी के आंकड़े बदल जाते हैं। बिल्कुल। जब वैश्विक सप्लाई चेन हिलती है तो जाहिर है हमारी ग्रोथ के गणित को भी दोबारा सेट करना पड़ता है। लेकिन इस अस्थिरता के बीच मुझे कॉर्पोरेट जगत से आ रही खबरें काफी दिलचस्प लग रही हैं। कौन सी खबरें? L&T फाइनेंस संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल हो गया है और इसका मकसद उनके ESG कमिटमेंट को मजबूत करना है। साथ ही PV नारायण राव को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI के सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड में नियुक्त किया गया है। जी, मुझे बताइए, क्या सस्टेनेबिलिटी आज भी सिर्फ PR का हिस्सा है या कंपनियों के लिए सच में कोई मायने रखता है? देखिए, अब ये सिर्फ PR या मार्केटिंग का शब्द नहीं रह गया है। ESG का मतलब है एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस। ठीक है। आज दुनिया भर के बड़े निवेशक किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले ये देखते हैं कि उस कंपनी का कार्बन फुटप्रिंट क्या है, उनके लेबर लॉज कैसे हैं और बोर्ड में पारदर्शिता है या नहीं। मतलब सिर्फ मुनाफा काफी नहीं है अब? बिल्कुल नहीं। L&T फाइनेंस का UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट में जाना ये बताता है कि वे वैश्विक निवेशकों को ये संदेश दे रहे हैं कि हमारा विकास टिकाऊ है। और ICAI में जो नियुक्ति हुई है उसका क्या रोल है? हाँ, वो और भी महत्वपूर्ण है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम है बैलेंस शीट ऑडिट करना। अब तक बैलेंस शीट में सिर्फ रुपये पैसे का हिसाब होता था। हाँ, प्रॉफिट और लॉस। बिल्कुल, लेकिन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड का काम है ऐसे नियम बनाना जिससे कंपनियां अपनी बैलेंस शीट में ये भी दिखाएं कि उन्होंने पर्यावरण और समाज पर क्या प्रभाव डाला है। अरे वाह! यानी अब सस्टेनेबिलिटी को बाकायदा ऑडिट किया जाएगा। अगर डेटा में हेरफेर हुई तो पेनल्टी लगेगी। मतलब कॉर्पोरेट्स को अब सिर्फ मुनाफा नहीं है
अपनी नीयत का भी हिसाब देना होगा। एकदम सही कहा आपने। जब बड़े कॉर्पोरेट्स और मैक्रो इकोनॉमी इस तरह बदल रही है तो जाहिर है कि आम लोगों के लिए भी वित्तीय नियमन या रेगुलेशन के नियम बदलेंगे। हाँ, वो तो है। और यहीं से हम बैंकिंग और फाइनेंस के उस टॉपिक पर आते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। वो गिफ्ट कार्ड वाला टॉपिक। बिल्कुल। सेबी की 213वीं बोर्ड बैठक हुई है। उन्होंने AIF और FPI के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्या आप संक्षेप में बता सकती हैं कि ये AIF और FPI क्या बला है? आसान भाषा में समझे तो FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये वो विदेशी संस्थाएं या लोग हैं जो सीधे भारत के शेयर बाजार या बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं। ठीक है, विदेशी निवेशक। हाँ, और AIF यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, ये वो फंड हैं जो पारंपरिक शेयरों या म्यूचुअल फंड से हटकर काम करते हैं, जैसे रियल एस्टेट में पैसा लगाना या स्टार्टअप्स में वेंचर कैपिटल के तौर पर निवेश करना। समझ गया। सेबी ने इन दोनों से नियमों को थोड़ा आसान और पारदर्शी बनाने की कोशिश की है ताकि भारत में निवेश लाना और आसान हो सके। ठीक है, ये तो बड़े निवेशकों की बात हो गई। लेकिन जिस प्रस्ताव ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो था आम आदमी के लिए। हाँ, वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स वाला। हाँ, सेबी ने प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स और गिफ्ट कार्ड के जरिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश को सक्षम करने का प्रस्ताव रखा है। ये काम कैसे करेगा? क्या मैं किसी दुकान से जाकर म्यूचुअल फंड का कार्ड खरीद सकता हूँ? इसका मैकेनिज्म बहुत दिलचस्प होने वाला है। मान लीजिए किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या पेमेंट ऐप पर आपको एक म्यूचुअल फंड वाउचर मिलता है। ठीक है। आप उसे खरीदकर अपने किसी रिश्तेदार को भेजते हैं। जब वो व्यक्ति उस वाउचर को एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऐप पर रिडीम करेगा तो बैकएंड पर उसका KYC वेरिफिकेशन होगा। नो योर कस्टमर वाला वेरिफिकेशन। बिल्कुल। और अगर KYC पूरा है तो वाउचर की रकम के बराबर के म्यूचुअल फंड यूनिट्स उसके खाते में अलॉट हो जाएंगे। ये साक्षरता को सीधा त्योहारों और जन्मदिनों से जोड़ना। एकदम। सेबी इसे फ्रिक्शनलेस यानी बिना किसी झंझट का अनुभव बनाना चाहता है। लेकिन देखिए, जहां पैसा डिजिटल और फ्रिक्शनलेस तरीके से बहता है वहां खतरे भी बढ़ जाते हैं। हाँ, साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा तो हमेशा रहता है। शायद इसीलिए RBI ने भी एक अहम कदम उठाया है। 2017 में RBI ने एक फ्रेमवर्क जारी किया था जो अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन यानी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस में ग्राहकों की देयता को सीमित करता था। जी। अब 2026 में RBI ने उस फ्रेमवर्क को फिर से दोहराया है। मेरा सवाल यह है कि 2017 का नियम आज 9 साल बाद वापस क्यों याद दिलाना पड़ रहा है? इससे आप एक डिजिटल एयरबैग की तरह समझ सकते हैं। डिजिटल एयरबैग दिलचस्प है। हाँ, 2017 के मुकाबले आज 2026 में हम UPI और डिजिटल पेमेंट्स के हाईवे पर बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं। बिल्कुल, हम तो कैश रखना ही भूल गए। सही बात है। और जैसे जैसे रफ्तार बढ़ी है, साइबर फ्रॉड, AI वॉइस क्लोनिंग और डीप फेक के जरिए होने वाले स्कैम्स भी कई गुना बढ़ गए हैं। हाँ, आजकल तो आवाज भी क्लोन हो जाती है। तो RBI बैंकों को ये याद दिला रहा है कि अगर किसी ग्राहक के साथ कोई फ्रॉड होता है और उसने तुरंत बैंक को सूचित कर दिया है तो नुकसान की भरपाई बैंक को करनी होगी, न कि उस मासूम ग्राहक को। ये तो बहुत बड़ी राहत है। बिल्कुल। अगर एयरबैग समय पर नहीं खुला तो लोग इस डिजिटल हाईवे पर गाड़ी चलाना छोड़ देंगे। पूरा पेमेंट इकोसिस्टम भरोसे पर ही तो टिका है। बहुत सही एनालॉजी है आपकी। ये तो शहरों और डिजिटल बैंकिंग की बात हुई, लेकिन ग्रामीण भारत में भी क्रेडिट या लोन का दायरा बहुत तेजी से बदल रहा है। हाँ, माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में जी। स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट और स्वतंत्र होल्डिंग के साथ विलय हो गया है। ये एक बड़ा मर्जर है। इस मर्जर से एक बहुत बड़ी NBFC MFI इकाई बन रही है। एक आम ग्रामीण उधारकर्ता के लिए इसका क्या मतलब है? NBFC MFI का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, जो माइक्रो फाइनेंस का काम करती है। ठीक है। यानी ग्रामीण इलाकों में महिलाओं या छोटे कामगारों को बिना किसी गारंटी के छोटे लोन देना। ठीक है। जब इतनी बड़ी कंपनियों का विलय होता है तो उनकी पूंजी बढ़ जाती है, पैसा ज्यादा आ जाता है उनके पास। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब ये है कि अब वे ग्रामीण इलाकों में कहीं अधिक लोगों को और शायद थोड़ी कम ब्याज दरों पर ऋण दे सकेंगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर काम करने से उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाती है। और इसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ताकत देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कर्नाटक ग्रामीण बैंक को 2024-25 का SHG बैंक लिंकेज राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है। जी, स्वयं सहायता समूह। हाँ, आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इन छोटे समूहों की पहुंच किसी भी बड़े बैंक से ज्यादा गहरी है। निश्चित रूप से। SHG सिर्फ पैसे बचाने का जरिया नहीं है,
वे ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व और आर्थिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा केंद्र बन चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पैसे और सुरक्षा की इन बातों से आगे बढ़ते हुए अब उस चीज की बात करते हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। आप तकनीक और विज्ञान की बात कर रहे हैं? हाँ जी। आज के स्रोतों में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की कई घोषणाएं हैं। एक तरफ उन्होंने रेलवे टिकट रद्दीकरण और रिफंड सिस्टम में सुधार की बात कही है। ये तो हर आम आदमी की जरूरत है। मुझे भी लगता है कि हर भारतीय कभी न कभी अटके हुए रिफंड से परेशान हुआ होगा। ये छोटी सी लगने वाली चीज प्रशासन के नजरिए से कितनी बड़ी है। देखिए, ये सुशासन या गुड गवर्नेंस का सबसे बुनियादी स्तर है। जब आप तकनीक का उपयोग किसी आम नागरिक के 3 दिन के इंतजार को 3 मिनट में बदलने के लिए करते हैं, तो सिस्टम पर उसका भरोसा कई गुना बढ़ जाता है। सही बात है। इसके अलावा उन्होंने नेशनल एआई स्किलिंग प्रोग्राम, माई वेव्स प्लेटफॉर्म और एडवांस्ड ईपीजी तकनीक की भी लॉन्चिंग की। अब नेशनल एआई स्किलिंग तो समझ आता है कि युवाओं को एआई के लिए तैयार करना है, लेकिन ये ईपीजी तकनीक क्या है? ईपीजी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड। अच्छा। जब आप अपना डीटीएच या सेट टॉप बॉक्स खोलते हैं तो जो चैनलों का मेन्यू और शेड्यूल दिखता है वो ईपीजी है। ओके। अब सरकार इसे और एडवांस्ड और इंटरैक्टिव बना रही है ताकि डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग का अनुभव बेहतर हो सके। और एआई के रोजमर्रा के इस्तेमाल की बात करें तो रेजर पे और सर्वा में आय के बीच एक नई साझेदारी हुई है। हाँ, ये काफी रेवोल्यूशनरी है। ये दोनों मिलकर वॉइस इनेबल्ड मल्टीलिंगुअल यानी बहुभाषी डिजिटल कॉमर्स समाधान विकसित कर रहे हैं। मुझे ये आइडिया बहुत क्रांतिकारी लग रहा है। बिल्कुल, ये ई कॉमर्स की दुनिया का अगला बड़ा कदम है। देखिए, भारत में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो शायद स्मार्टफोन चलाना जानती है, लेकिन अंग्रेजी में टाइप करके कुछ ऑर्डर करने में असहज महसूस करती है। हाँ, टाइपिंग का बैरियर तो है। अब कल्पना कीजिए कि एक किसान या गांव का कोई व्यक्ति अपने फोन से अपनी स्थानीय बोली में कहता है कि मुझे बीज का ये पैकेट खरीदना है और मेरे खाते से पैसे काट लो। अरे वाह! और एआई उसकी आवाज पहचान कर सुरक्षित पेमेंट कर देता है। ये तो सच में डिजिटल डिवाइड को पाटने वाला काम है। वॉइस कॉमर्स उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगा जो टाइपिंग से डरता है। बिल्कुल। अच्छा, तकनीक से विज्ञान की तरफ उड़ते हैं। मेरे पास यहाँ स्रोतों से 2 बहुत ही अलग तरह की खबरें हैं जो विज्ञान के विशाल दायरे को दिखाती हैं। बताइए। एक तरफ आईआईटी खड़गपुर और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर टाइटेनियम से भरपूर बेसॉल्ट चट्टानों के निर्माण का अध्ययन किया है। ये कोई साधारण चट्टान नहीं है। हाँ, जब चंद्रमा का निर्माण हुआ था तब वो एक पिघले हुए मैग्मा के महासागर जैसा था। जैसे जैसे वो ठंडा हुआ, ये टाइटेनियम से भरपूर बेसॉल्ट चट्टानें बनी। इनका अध्ययन करने से हमें सिर्फ चांद का नहीं बल्कि हमारी अपनी पृथ्वी और पूरे सौर मंडल के शुरुआती दिनों का इतिहास समझ में आएगा। तो एक तरफ हम चांद की मिट्टी में ये अरबों साल पुराना इतिहास खोज रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हमारी अपनी धरती पे आज भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमने नहीं देखा है। हाँ, ये तो है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र में कॉकरोच की एक एकदम नई प्रजाति खोज निकाली है, नियोलोबोप्टेरा पेनिनसुलरिस। नाम भी काफी जटिल है। हाँ, मतलब हम अंतरिक्ष नाप रहे हैं पर अपने ही जंगलों में कौन से कीड़े मौजूद हैं ये पूरी तरह नहीं जानते। यही तो विज्ञान की विनम्रता है। हमें लगता है कि हमने पृथ्वी को पूरी तरह जान लिया है, लेकिन बायोडायवर्सिटी अभी भी रहस्यों से भरी है। बिल्कुल सही। हर नई प्रजाति का मिलना इकोसिस्टम के एक नए तार को जोड़ता है। ये बताता है कि हमारा पारिस्थितिकी तंत्र कितना जटिल और अनएक्सप्लोर्ड है। विज्ञान और अंतरिक्ष की किन अद्भुत बातों से वापस जमीन पर आते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों को एक साथ लाने और इतिहास से सीखने के भी कई प्रयास हो रहे हैं। जी, जो हमारी आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में प्रमुखता से हैं। नई दिल्ली में हाल ही में एशिया अफ्रीका एग्री अलायंस को लॉन्च किया गया है। ये कूटनीति और खाद्य सुरक्षा का एक बहुत बड़ा कदम है। भारत ने हमेशा ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज बनने की कोशिश की है। हाँ, भारत की भूमिका इसमें हमेशा अहम रही है। जलवायु परिवर्तन और भू राजनीतिक तनावों के बीच एशिया और अफ्रीका का कृषि के क्षेत्र में एक साथ आना भविष्य में भूखमरी और खाद्य संकट से निपटने का एक अहम ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट भी जारी हुई है। हाँ, ये रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट में एक विरोधाभास है। ये कहती है कि 2025 में आतंकी घटनाओं में कमी आई है, लेकिन वैश्विक खतरे अभी भी बरकरार हैं। अगर घटनाएं कम हुई हैं तो खतरा कैसे बरकरार है? क्योंकि आतंकवाद का स्वरूप यानी उसका नेचर बदल रहा है। कैसे? पहले बड़े आतंकी संगठन एक साथ भारी हथियारों से हमले करते थे, जिन्हें ट्रैक करना,
सुरक्षा एजेंसियों के लिए थोड़ा आसान होता था। हाँ, वो रडार पर आ जाते थे। बिल्कुल। अब घटनाओं की संख्या कम हो सकती है, लेकिन रेडिकलाइजेशन ऑनलाइन हो रहा है। लोन वुल्फ हमले, जहां कोई अकेला व्यक्ति बिना किसी बड़े नेटवर्क के हमला कर देता है, और साइबर टेररिज्म बढ़ रहे हैं। ये तो और भी खतरनाक है। ये बिना चेहरे वाला खतरा है, इसलिए भले ही ग्राफ नीचे आया हो, लेकिन इंटेंसिटी और संभावित नुकसान का खतरा कहीं ज्यादा है। इसीलिए सतर्कता बहुत जरूरी है। और सतर्कता के साथ साथ हमें अपने इतिहास को भी याद रखना होगा। 25 मार्च का दिन गुलामी और ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के पीड़ितों के स्मरण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। जी। ये दिन हमें उस काले दौर की याद दिलाता है जब इंसानों को मालगाड़ी के सामान की तरह खरीदा और बेचा जाता था। और इसे याद रखना इसलिए अहम है ताकि मानवता फिर कभी नस्लवाद या रंगभेद जैसी प्रवृत्तियों की ओर ना लौटे। ये दिन आज के दौर में भी मानवाधिकारों के प्रति हमारे कमिटमेंट को जांचने का एक पैमाना है। बिल्कुल। और जब हम अधिकारों और सशक्तिकरण की बात करते हैं तो लीडरशिप का जिक्र लाजमी है। कल्पना सोरेन को उनके नेतृत्व और सामाजिक योगदान के लिए वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार एक बहुत स्पष्ट संदेश देता है कि जब महिलाएं जमीनी स्तर पर नेतृत्व संभालती हैं तो नीतियां अधिक समावेशी और संवेदनशील बनती हैं। एकदम सही। और अंत में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मोर्चे पर एक बड़ी क्षति हुई है। हाँ, फ्रांस की खबर। जी। फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री लियोनेल जॉस्पिन का पेरिस में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। लियोनेल जॉस्पिन यूरोपीय राजनीति में समाजवाद का एक बड़ा चेहरा था। आपको याद होगा कि फ्रांस में जो 35 घंटे के वर्किंग वीक का कानून लागू हुआ था वो उन्हीं की सरकार के दिन था। अरे हाँ, सप्ताह में 35 घंटे काम। बिल्कुल। उनके निधन से यूरोप ने एक प्रमुख लेबर फ्रेंडली नेता खो दिया है। तो आज हमने काफी लंबा सफर तय किया है। चलिए आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हैं। जी बिल्कुल। हमने शुरुआत की गुजरात के यूसीसी बिल और उसके संवैधानिक पहलुओं से। दिल्ली के बजट में हमने कल्याण बनाम इंफ्रास्ट्रक्चर का गणित समझा और सीएपीएफ के प्रशासनिक सुधारों और गारो हिल्स में मूल पहचान बचाने की कोशिशों को भी देखा। हाँ, हमने ये भी डिकोड किया कि पश्चिम एशिया के संकट के लिए 7 समितियां क्यों बनी और ईएसजी कैसे सिर्फ एक शब्द न रहकर बैलेंस शीट का हिस्सा बन रहा है। बैंकिंग में हमने म्यूचुअल फंड्स के गिफ्ट कार्ड्स के दिलचस्प मैकेनिज्म को समझा और देखा कि कैसे आरबीआई का 2017 का नियम आज हमें डिजिटल फ्रॉड से बचाने का एयरबैग बन रहा है। फिर हमने तकनीक और विज्ञान की उड़ान देखी। रेलवे के रिफंड से लेकर आवाज से होने वाले पेमेंट्स, चांद के बेसाल्ट चट्टानों और महाराष्ट्र के नए कॉकरोच तक, और अंत में ग्लोबल साउथ के कृषि गठबंधन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों की खबरों का विश्लेषण किया। मुझे लगता है कि जो भी सुनने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इन सभी खबरों के पीछे का मैकेनिज्म आज बहुत स्पष्ट हो गया होगा। बिल्कुल। चर्चा को समाप्त करते हुए मेरे मन में एक विचार आ रहा है जो मैं हमारे सुनने वालों के साथ छोड़ना चाहता हूँ। बताइए। आज हमने देखा कि कैसे एआई और वॉइस कॉमर्स तेजी से हमारे जीवन का हिस्सा बन रहे हैं। सब कुछ डिजिटल, सब कुछ स्क्रीन पर वर्चुअली सॉल्व हो रहा है। बिल्कुल, हम पूरी तरह डिजिटल हो रहे हैं। लेकिन उसी समय हम चांद की असली मिट्टी और महाराष्ट्र के जंगलों में एक नए जीव का भी अध्ययन कर रहे हैं। जो लोग भविष्य की चुनौतियों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सोचने वाली बात है। जैसे जैसे तकनीक और एआई हमारे लिए सब कुछ डिजिटल कर रहे हैं, क्या इस भौतिक दुनिया की खोज करना हमारे अस्तित्व के लिए और भी ज्यादा जरूरी होता जा रहा है? ये तो सोचने वाली बात है। या आने वाले समय में एआई इस खोज या डिस्कवरी शब्द के मायने ही पूरी तरह से बदल देगा? ये बहुत ही गहरा और सोचने पे मजबूर करने वाला सवाल है। तकनीक हमें सुविधा दे रही है, लेकिन भौतिक दुनिया से हमारा जुड़ाव ही शायद हमें इंसान बनाए रखता है। बिल्कुल सही। और इसी विचार के साथ हमारे इस गहन विश्लेषण से जुड़ने और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार कुछ और नई जानकारियों और उनके पीछे की कहानी के साथ। तब तक सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए।